तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धूत ट्रांसमिशंस के आईपीओ के बारे में। एंड बात करने का रीज़न ये है कि भाई अभी के टाइम में सबसे बर्निंग आईपीओ यही है, सबसे हाईएस्ट जीएमपी भी इसी का है। जहाँ तक मेरे को ध्यान पड़ रहा है 20% से ज़्यादा इसका जीएमपी है। तो इसका फाइनल रीजन क्या होना चाहिए, अप्लाई करें कि अवॉइड करें? तो यार देखो, इस आईपीओ में आपको अपना एप्लीकेशन डालना है, पक्का ही पक्का डालना है। और उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कंपनी का अगर आप बिजनेस मॉडल वगैरह देखोगे तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा बोलूँगा मैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी हाथी घोड़ा कर रही है, वैसे कॉमोडिटाइज बिजनेस है लेकिन बिजनेस अच्छा चल रहा है अभी के लिए। तो अभी के हिसाब से कंपनी का बिजनेस को हम अच्छा बोलेंगे। और ये सेक्टर में मेजरली दो ही कंपनीज है जो काम कर रही है। हालांकि अगर आप कंपनी का बिजनेस देखोगे तो आपको नाम से देख के लग सकता है कि अच्छा कंपनी शायद फ़ोन टावर वगैरह बैठाने का काम करती होगी, या फिर जियो रिलायंस जैसी कंपनी का हेल्प करती होगी ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने में। क्योंकि ट्रांसमिशन मतलब क्या, इंटरनेट और कॉलिंग करने के सुविधाओं को पब्लिक को पहुंचाना, या फिर पावर ट्रांसमिशन आप बोल सकते हो, बिजली पहुंचाना। बट ना, कंपनी का नाम बिजली पहुंचाने से कोई लेना देना है, ना ही कम्युनिकेशन से कोई लेना देना है। बल्कि कंपनी क्या करती है ना, जो टू व्हीलर हो गया, टू व्हीलर से ये लोग मेजोरिटी पैसा कमाते हैं। तो बेसिकली टू व्हीलर्स के अंदर जो तार वगैरह लगता है ना, तार को बहुत सारा तार रहता है, ब्रेक का तार रहता है, हेडलाइट का तार रहता है, सब कुछ जाके बैटरी से कनेक्टेड रहता है। उन तारों को एक साथ लेके आने का इक्विपमेंट्स को बनाती है हार्नेस, जिसको बोलते हैं वायरिंग हार्नेस। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करता है ना, वायरिंग हार्नेस बहुत सारे तारों के गुच्छे को किसी तरीके से कॉम्प्लिकेशंस को दूर करता है। मतलब यार आदमी कंफ्यूज हो जाएगा चारों में तार ही तार देख के, और आपको बाइक चलाने में भी अच्छा ही लगेगा अगर ऐसे चारों में तार ही तार झूल रहा है तो। लेकिन अगर आप वो हार्नेस यूज करके उन कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा कम कर देते हो ना, तो फिर भी एक अच्छा फीलिंग आता है। और ये कंपनी जो है उन्हीं हार्नेसेस को मैन्युफैक्चर करती है, वायरिंग हार्नेस को। तो वही हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस बिजनेस का मैं आपको रिस्क बताऊं। ये बिजनेस का जो रिस्क है वो यही है कि इनका टॉप 5 कस्टमर से 70% रेवेन्यू आ रहा है। सबसे बड़ा कस्टमर इनका बजाज ऑटो है, उसके बाद टीवीएस है, रॉयल एनफील्ड है, और अपना देसी कंपनीज है इनके सबसे बड़े कस्टमर्स टॉप 5 में। तो अगर आप देखोगे तो वहां से इनको मेजोरिटी रेवेन्यू आ रहा है, और वही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। 30% रेवेन्यू तो अकेले बजाज ऑटो से ही आ रहा है। तो अगर एक भी कस्टमर इनका गलती से छूट गया तो कंपनी के भाई वारे न्यारे हो जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जब तक ये नहीं होता है तब तक कंपनी का बिजनेस ठीक है। और अगर आप देखोगे तो कंपनी में ग्रोथ भी अच्छा चल रहा है। लेकिन ना मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब ना पैरासाइट सेक्टर होती है। यानी कि जब तक बजाज ऑटो का सेल अच्छा हो रहा है, टीवीएस का सेल अच्छा हो रहा है, तब तक इनका सेल अच्छा होगा। जैसे इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा, उनका बाइक वगैरह, टू व्हीलर वगैरह, एक्टिवा तो नहीं, हाँ होंडा मोटर्स भी इनका कस्टमर है। तो ये सब अगर थोड़ा बिकना कम होगा तो ऑब्वियसली डायरेक्ट इम्पैक्ट इनके ऊपर आएगा। तो पैरासाइट सेक्टर होने का ये प्रॉब्लम है। और यही मेरिट भी है, मेरिट भी है, डीमेरिट भी है। मेरिट कैसे, अगर पूरा इंडस्ट्री बढ़ रहा है तो आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, समझ रहे हो? क्योंकि अगर बजाज ऑटो 100 की जगह 1000 गाड़ी बेच रहा है तो ऑब्वियसली इन लोग से 100 की जगह 1000 गाड़ी का हार्नेस लेगा, वायरिंग हार्नेस। तो वो हिसाब से देखना है। मतलब चाहे रॉयल एनफील्ड ज्यादा ग्रोथ करे, चाहे बजाज ज्यादा ग्रोथ करे, चाहे टीवीएस ज्यादा ग्रोथ करे, इनको सभी के ग्रोथ का बेनिफिट मिलने वाला है। तो इनको कोई मतलब नहीं है कौन ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, इनको बस ये मतलब है कि कोई ना कोई तो ज्यादा ग्रोथ कर दे तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे ग्रोथ के ऊपर आ जाएगा। तो वो एक तो पॉजिटिव चीज होता है पैरासाइट सेक्टर का। लेकिन वही नेगेटिव भी होता है, अगर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हुआ तो ऑब्वियसली ये लोग फंस जाएंगे। और जो दूसरा मैं आपको नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव बोला था कि 5 कस्टमर से इनका मेजोरिटी रेवेन्यू आ रहा है, तो भाई ऑब्वियसली एक भी कस्टमर अगर टूट गया तो इनका तो बंटा धार हो जाएगा। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ आप लोग देखोगे तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं ना, ऐसा नहीं है सिर्फ वायरिंग हार्नेस ही बनाते हैं, ये लोग ऑटोमोबाइल्स का और भी पार्ट बनाते हैं। बट इनका जो 70% के आसपास का रेवेन्यू है, 70 to 80% वो सिर्फ वायरिंग हार्नेस बेच के ही आता है। ठीक है, और ये लोग अलग अलग छोटा मोटा पार्ट्स भी बनाते ही हैं, लेकिन वहां से रेवेन्यू ज़्यादा नहीं आता, तो उनके बारे में ज़्यादा बकबक करके कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप नीचे जाओगे और देखोगे तो यार कंपनी का जो टोटल इनकम है बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है। 2800 करोड़ था 2024 में, बढ़ के 3400 करोड़ हुआ, अभी के टाइम में 4500 करोड़ हो गया। बहुत ही स्पीड से, मतलब यार कंपनी 30% के हिसाब से, 30% से भी ज़्यादा के हिसाब से ग्रोथ दिखा रही है। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ मैं बोलूँगा। और इनका अगर आप एबिटा देखोगे वो भी हाई है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत अच्छा एबिटा है। यानी कि 15% के आसपास का इनका एबिटा है, मैं बहुत ही अच्छा है बोलूँगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा है। कंपनी का रिजर्व्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई है। कंपनी डेट फ्री भी है। अगर आप ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू देखोगे तो क्या है, फ्रेश इशू है 1400 करोड़ का। तो ये लोग फ्रेश इशू का पैसा कहाँ यूज़ करने वाले हैं?
ओहो, उसके बाद तो कंपनी का डेट पूरा ही खत्म हो जाएगा। अभी भी कंपनी डेट फ्री है, बट फिर कंपनी का डेट और कम हो जाएगा, तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डायरेक्टली बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस बचेगा ना फिर। उसके बाद आप देखोगे तो 464 करोड़ का लोन चुकाएंगे, 301 करोड़ का ये लोग अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे, वाह, केपेक्स भी करने वाले हैं। और सेटिंग अप ऑफ न्यू वायरिंग हार्नेस, अरे वाह। तो ये एक ऐसा आईपीओ है जिसको आप कुछ दिन के लिए होल्ड भी कर सकते हो, जैसे कि अपना हुआ ना उसमें इंडो एमआईएम में। हम लोग तो, अगर मैं अपना पर्सनल बात करूं तो मैंने तो होल्ड नहीं किया था, लिस्टिंग वाले दिन ही बेच के एग्जिट कर दिया था, बट फिर रिग्रेट हुआ। लेकिन फिर एट दी एंड वही वाला बात है कि जो कर दिया, उसके ऊपर रिग्रेट करके कोई मतलब नहीं है। पास्ट में मेरे साथ तो ऐसे बहुत रिग्रेट वाला इंसिडेंट्स हुआ है, जैसे कि एक कंपनी था रेन इंडस्ट्रीज, उसको मैं 190 में बेच दिया, अभी रिसेंट का ही बात बोल रहा हूँ मैं, और स्टॉक अभी 244 चल रहा है। एक कंपनी था डिक्सन टेक्नोलॉजीज, उसको मैं 2700 में खरीद के 3500 में बेच दिया, कंपनी ऊपर हायर गया था 20,000 का, अभी भी वो अराउंड 13-14 हज़ार को, 13-14 हज़ार रुपए के आसपास तो मिल रहा है। वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। बट चीज़ें जब तक आपके कंट्रोल में है, जब तक शेयर आपके पास है तब तक ठीक है, अगर शेयर पास नहीं है तो दुख मत मनाओ, आपने कुछ सोच के ही बेचा होगा ना, तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। बट जैसा कि हमने पास्ट में देखा है कि भाई इंडो एमआईएम का ही हम एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ क्या हुआ, कंपनी लिस्ट हुई, ऊपर गई क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा था। तो मेरे को लगता है कि इट कैन बी अ बेनिफिशियरी। लेकिन क्या ये सुन के आपको स्टॉक को 2-4 दिन रख लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 2-4 दिन रखूंगा, क्योंकि यार रिग्रेट होता है, अच्छा नहीं लगता। बट रिग्रेट तो तब भी होगा अगर स्टॉक बढ़ने की जगह गिर गया तो। मान लो कि 30% का प्रीमियम पे लिस्ट हो गया, और अगर मैं एक्सपेक्ट किया था कि भाई 10-20% और बढ़ जाएगा, गिर गया तो वो एक तो बात है। तो लिस्टिंग के दिन मैं लाइव आऊंगा, आप टेंशन मत लो। बट वही वाला बात है, कंपनी में अप्लाई तो करना ही है, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि फंडामेंटल्स आर ग्रेट, बिजनेस मॉडल इज ग्रेट, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू इज ग्रेट, तो कोई रीजन ही नहीं है यार अवॉइड करने का, तो अप्लाई तो करना ही करना है। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं मेरे पास कमेंट्री करने के लिए। इसका जो पीयर है, आप मदरसन सुमी को मान के चल सकते हो। और मदरसन सुमी, हालांकि अगर आप इसको फंडामेंटली देखोगे तो ये दूध से सस्ता बिक रहा है, मतलब चाहे आप मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से देख लो, चाहे आप बिजनेस मॉडल के हिसाब से देख लो, ये मतलब बिजनेस मॉडल तो दोनों का सेम ही है। और मदरसन सुमी थोड़ा सस्ता भी बिक रहा है। बट ये सस्ता क्यों बिक रहा है ना, क्योंकि इसका बेस बहुत बड़ा है, 27,000 करोड़ का बेस है इसका। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका जो ग्रोथ है वो 28% का हो रहा है, और इनका ग्रोथ अराउंड 30% प्लस का हो रहा है, 32-33% के आसपास का हो रहा है। और इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी बहुत हाई है, जबकि अगर आप मदरसन सुमी का देखोगे तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन अभी रिसेंटली तो 8% का हो गया इस क्वार्टरली डेटा के हिसाब से, और सिंगल डिजिट में जनरली इनका ऑपरेटिंग मार्जिन रहता है। लेकिन ये जो धूत वाले भैया लोग हैं, धूत वाले अराउंड 15% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन कर रहे हैं, तो मार्केट इनको उसका भी रिवॉर्ड जरूर से देगा, वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। और इतना रखता है इस वीडियो में, सब कुछ अच्छा है कंपनी में, कोई रीजन नहीं है अवॉइड करने का। अप्लाई तो पक्का ही पक्का करना है। लिस्टिंग स्ट्रेटजी वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए पोस्ट लिस्टिंग, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक इतना ही रखता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।